आज के इस संवाद कार्यक्रम में मंच पर विराजे हुए मेयर साहब के गुप्ता साहब, श्याम सुंदर जी पालीवाल साहब, रविंद्र शिमाली सर, संदीप जी, मानदाता सिंह जी, मेरे साथी हिम्मत सिंह जी, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। स्मार्ट सिटी को लेकर कई तरह के मिथ लोगों के मन में जब मेरी पुष्टि नहीं हुई, उससे पहले मुझे भी स्मार्ट सिटी को करीब परिकल्पना को लेकर तरह तरह की बातें मेरे मन में थी। लेकिन कुछ चीज़ें जो आज आप लोगों के साथ में साझा करके शेयर करके क्लियर करना चाहूँगा कि क्या ये प्रोजेक्ट है, कैसे ये काम कर रहा है और कैसे ये पूरा होने वाला है, शहर में किस प्रकार से इसकी सहभागिता रहेगी आगे आने वाले समय में, और आज हम किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। मैं शुरुआत में एक छोटा सा 1.5 मिनट का एक वीडियो है, जिसमें जितने भी वीडियो आप देखेंगे इसमें सब में कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी का इंटरवेंशन आपको दिखेगा। तो मैं चाहूँगा कि एक बार वो वीडियो रन करें, फिर मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहूँगा। जो बदलता है एक बड़े कदम, वो कदम जो हमें और हमारे देश के स्मार्ट सिटी मिशन को सफल करता है। हम चाहते तो मेजर प्रोजेक्ट्स आज फ्लाईओवर और बहुत सी ऐसी चीज़ें ले सकते थे, लेकिन हमने तो सिटी का कोर है, हार्ट है, इनिशियली उसी पूरे प्रोजेक्ट को हमने एक इमिनी एरिया डिक्लेयर करते हुए कोशिश की कि शहर को, हेरिटेज को बचाते हुए उसके फॉर्म में लेके आए जैसा पहले किसी ज़माने में हुआ करता है। अतीत और भविष्य को संजोते हुए उदयपुर की पुनर्विकास की नींव रखी गई। सदियों पुरानी इमारतों को उनके ऐतिहासिक स्वरूप में लौटाया गया और ज्ञान के केंद्रों को अपार महत्व दिया गया। कई सेवाएं जैसे 24 घंटे वाटर सप्लाई, अंडरग्राउंड सर्विसेज, बेहतर वेस्ट मैनेजमेंट, अभय कमांड सेंटर और यातायात को सुधारते हुए कई रूट्स और सुविधाओं का निर्माण हुआ। इन सभी सेवाओं की स्थापना उदयपुर वासियों की सामूहिक जरूरतों को पूरा करते हुए जीवन स्तर के विकास की ओर एक बड़ा कदम है। जो बाजार हुआ है, जो पहले सगड़ा हुआ करता था या बहुत सारी जो समस्या थी नालियों को लेके, ये ऐसा सुंदर बन चुका है कि उनको अपने आप में एक नया उत्साह है बाजार को देखते हुए। आज उदयपुर की आने वाली पीढ़ी शहर के मूलभूत रूप से जुड़कर विकास की राह पर चल रही है। 2016 और 17 2 साल हमें कंसेप्शन में लगे। हमें ये आप लोगों के फीडबैक के आधार पर तय करने में लगे कि क्या क्या काम हमें लेने चाहिए। तो हमने बहुत सारे काम उसमें लिए, उन सब के टेंडर हमने किए, उन सब के हमने वर्क ऑर्डर दिए। और 100 करोड़ है, लेकिन अपने यहाँ पर राजस्थान में इसका बाइफरकेशन कर रखा है। 300 करोड़ स्टेट ने दिए, 100 करोड़ हमें निगम से मिले और 100 करोड़ हमें यूआईटी से मिले। अभी तक कुल हमारा 925 करोड़ रुपए हमें प्राप्त हो चुका है और हम 841 करोड़ इसमें खर्च कर चुके हैं। राजस्थान में तो हम शुरू से ही, जब से स्मार्ट सिटी स्टार्ट हुई है तब से लेकर राजस्थान में तो हमारा स्थान फर्स्ट है ही। और अभी फाइनेंशियल प्रोग्रेस के हिसाब से भी हम भारत सरकार की जो फाइनल किस्त 500 करोड़ की आती है वो भी हमें मिल चुकी है। तो हम अभी स्टेट में नंबर 1 पोजीशन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। टोटल 93 प्रोजेक्ट हम पूरे कर चुके हैं, जिसमें करीब 739 करोड़ हमारे खर्च हो गए हैं। 16 परियोजनाएं अभी हमारी चल रही है, जिसमें 206 करोड़ अभी शेष हैं जो अभी हम खर्च करेंगे आने वाले समय में। कुछ अभी नए काम हमने टेंडर किए हैं, जिसमें चूँकि अभी कमिश्नर ने बताया कि गोवर्धन सागर में निगम के माध्यम से काफ़ी काम हुए। अभी टेंडर कर दिया है, हम काम स्टार्ट करेंगे। गोवर्धन सागर को भी हम उसी तरह से जिस तरह से सागर और पिछोला में लोगों का फुटफॉल है वैसा लाने का प्रयास हम स्मार्ट सिटी के माध्यम से कर रहे हैं। एक छोटा सा टुकड़ा जो शहर में खराब था, पटेल सर्कल से अपन घुसते हैं, सिटी की एंट्री है और वहाँ से लेकर किशन पोल तक पानी भराव रहता था हमेशा, उसको भी हमने पूरा अंडरग्राउंड केबलिंग के साथ में उस पूरी रोड को स्मार्ट बनाने का निर्णय भी ले लिया है। वो भी हम काम अभी स्टार्ट किया है हमने, अभी 4-5 दिन ही हुए। कलेक्ट्रेट बिल्डिंग जो हमारी हेरिटेज बिल्डिंग है, इसको भी हम हेरिटेज के माध्यम से हम कर रहे हैं। दूसरा एक बड़ा इशू सालों से चल रहा था, वो चला था हॉस्पिटल के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल का एसटीपी। नियम ये है कि अब तो हॉस्पिटल का वेस्ट है वो हम नॉर्मल एसटीपी में हम नहीं बहा सकते। तो उदयपुर एमपी हॉस्पिटल के लिए स्मार्ट सिटी के माध्यम से हमने पूरा नया सीवेज लाइन और एसटीपी लाइन। नेक्स्ट, ये मैंने आपको कहा था कि इनिशियली 2 वर्ष हमें कंस्ट्रक्शन में लगे, तो 2017-18 तक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली खर्चा हमारा नहीं हो पाया। 18-19 के बाद से 19-20, 20-21, 21-22 फाइनेंशियली हम लोगों ने खर्चा किया। दरा को बताऊँगा। नेक्स्ट, ये आप लोगों के अखबार के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से हमने सबने देखा ही है। ये हमारी जो रैंकिंग आज की तारीख में कंट्री वाइड हर महीने की नई रैंकिंग जारी होती है। आज की तारीख में पूरे भारत में नंबर 2 पे हैं। सूरत हमसे आगे है और मैं ये लिस्ट इसलिए लगाता हूँ हमेशा कि मैं बताता हूँ कि देखिए जो बाकी जो निगम है वो फाइनेंशियली बहुत बड़ी निगम है। आगरा, वाराणसी, भोपाल, इंदौर, पुणे, जयपुर, अहमदाबाद, मतलब ये लोग ऑपरेशन वाइज भी बहुत बड़े हैं, इनके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी बहुत। आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय की पहल पर
राजस्थान पत्रिका के और अन्य सहभागियों के सौजन्य से आयोजित किया जा रहा है, उसका ये तृतीय दिवस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले 2 दिनों में इस संवाद का सभी लोगों ने भरपूर लाभ उठाया होगा और नगर निगम के जो दैनंदिन क्रियाकलाप हैं उन सब के संबंध में आपसे मुखातिब होने का निर्देश मिला है। उदयपुर शहर के बिल्कुल हृदयस्थ मध्य स्थान पर हमारा नगर निगम अवस्थित है। उदयपुर में नगरपालिका मंडल की स्थापना 1922 में तत्कालीन मेवाड़ प्रशासन के द्वारा की गई थी। जुलाई 1946 में इसका दर्जा सिटी कॉरपोरेशन का हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नगरपालिकाओं में एकरूपता लाने के लिए 17 अक्टूबर 1959 को नगर परिषद गठित की गई और राज्य सरकार के आदेश से 28/3/13 को नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिया गया। जो ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन हमारे द्वारा किया जाता है उसमें कचरा संग्रहण और परिवहन है। जो 70 ही वार्ड हैं उन सभी में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्हीकल्स के माध्यम से हमारे द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा स्ट्रीट्स की सफाई की जा रही है, झीलों की सफाई की जा रही है और जो भी सफाई से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है। उनकी पालना करते हुए इस क्षेत्र में शहर में बहुत काम हुआ है। हमने वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन का भी निर्माण कर रखा है जो कुमारों के भट्टे के पास अवस्थित है। मेथेनीकरण करके सीएनजी प्लांट भी कचरे से गैस बनाने का कार्यक्रम हमारे द्वारा प्रारंभ किया जा चुका है और ये अच्छी तरह से वर्तमान में चालू है। नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त जन सुविधाओं की दृष्टि से सार्वजनिक स्थानों पर आधुनिक शौचालयों का, स्मार्ट टॉयलेट्स का निर्माण हमारे द्वारा करवाया गया है, जिसमें 2.5 करोड़ की लागत से 7 स्थानों पर आधुनिक शौचालयों का निर्माण करवाया गया। इसे करने की व्यवस्था हम करवा रहे हैं। शहर के 60% एरिया में सीवरेज लाइन अमृत फर्स्ट के द्वारा, स्मार्ट सिटी के द्वारा डाली जा चुकी है। अपडेट के पश्चात सारे शहर में सीवरेज लाइन पूरी तरह से बिक जाएगी। दूसरा सत्र तो था इसका उप सत्र, उसमें स्मार्ट सिटी की जो कार्य हो रहे हैं उनके बारे में आपको अवगत कराया गया। अब आपको मैं लिए चलता हूँ हमारे विषय विशेषज्ञों के साथ में। आज के जो हमारे प्रथम विषय विशेषज्ञ हैं आपके बारे में बताना चाहूँगा आदरणीय के। ऐतिहासिक कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले हमारे अपने परिवार के, जिनको हम नियमित रूप से प्रातःकाल स्मरण करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ उनके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। ऐसा देश का एक विशाल अखबार राजस्थान पत्रिका के परिवार को, नगर निगम के परिवार को और प्रशासन को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूं कि आप द्वारा ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, निश्चित रूप से इससे शहर की जनता को एक नई जानकारी। सम्माननीय हिम्मत सिंह जी बारोट साहब और इस स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए निरंतर प्रयास करने वाले और बहुत सारे जो शहर में काम चल रहे हैं उसकी जानकारी देने वाले सम्माननीय सागावत साहब, सम्माननीय श्याम सुंदर जी पालीवाल साहब, राजस्थान पत्रिका के एडिटर सम्माननीय संदीप जी सर, और यहाँ विराजमान शहर के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी श्रोतागण, मैं सभी का अपनी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं वैसे पहले डूंगरपुर रहता था लेकिन आजकल उदयपुर रहता हूँ और डूंगरपुर शहर जिसके चर्चे केवल राजस्थान ही नहीं
और देश विदेश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आजकल हो रहे हैं। उसके पीछे 52,000 लोगों का समर्पण, शहर में पढ़ने वाले 22,373 बच्चों का जो सहयोग उस शहर को बदलने में मिला और जिन्होंने उस शहर की काया ही पलट दी, मैं ये कहूँ कि ये सारा का सारा श्रेय हमारे नगर परिषद के कर्मचारी बंधु और शहर के जागरूक जन नेताओं को और जागरूक लोगों की बदौलत हुआ है। मैं शॉर्ट में ही आपको बहुत कुछ शहर के बारे में जानकारी दूंगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरा शहर स्मार्ट सिटी से पीछे है। मैं ये बात भारत सरकार ने इसके लिए एक कैटेगरी डिसाइड की। 50,000 से नीचे की जितनी भी निकाय थी शहर के अंदर, जिले में जो भी निकाय जो 50,000 से नीचे, 1 लाख से नीचे, 1 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 5 लाख और 5 लाख से 20 लाख और 20 लाख से अबव, पहले डूंगरपुर स्वच्छता के अंदर, क्योंकि स्वच्छता की जो कहानी है बहुत लंबी कहानी है। देश के प्रधानमंत्री ने जब स्वच्छता के लिए पूरे देश को ललकारा और कहा कि ये स्वच्छता देश के 131 करोड़ लोगों के लिए आवश्यक है, हमने भी सोचा कि डूंगरपुर स्वच्छता में अग्रिम रहे और स्वच्छता में आए। इसका सौभाग्य हमें 2018 में सबसे पहले मिला, क्योंकि जो 50,000 से नीचे की जनसंख्या की निकाय थी उनको 2018 में जोड़ा गया। 1 मिनट के अंदर भाग लेने का मौका मिला। साथियों, शहर में जैसे कोई नहीं, मैं स्कूलों में जाता, बच्चों को बात करता तो बच्चे कहते कि डूंगरपुर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाना है। तो हमारा शहर जो स्वच्छता के नाम से जाना जा रहा है, आज देश में स्वच्छता में हमारा शहर अव्वल और नंबर 1 है। ये जो स्लाइड दिखा रहा हूं, ये देश के प्रधानमंत्री की है। देश के प्रधानमंत्री ने जब डूंगरपुर आए थे तब बेणेश्वर के अंदर एक सभा थी और सभा में सबसे पहले डूंगरपुर की स्वच्छता की तारीफ की। आज हमारा और इस सदन का सौभाग्य है कि हमें गुप्ता साहब के अनुभवों को सुनने का मौका मिला और निश्चित ही हम वादा करते हैं साहब से कि आपने जो हमें छोटे छोटे टिप्स दिए स्वच्छता के और सफाई के, तो हम निश्चित ही उसको फॉलो करेंगे कार्यक्रम। और साथ ही माफ़ी भी मांगना चाहूँगा कि समय की सीमितता को देखते हुए आपको अपना प्रस्तुतिकरण थोड़ा संक्षिप्त में समाप्त करना पड़ा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के हमारे अतिथि तो नहीं कहूँगा, हमारे मेजबान ही है, राजस्थान पत्रिका के साझा तत्वावधान में ये हमारा संवाद कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तो पत्रिका के संपादक महोदय आदरणीय डॉक्टर संदीप जी पुरोहित साहब को मैं इस मंच में बुलाना चाहूँगा। क्योंकि 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरा दिन चल रहा है। गुप्ता जी के पास कहने के लिए बहुत था, मैं पहले सॉरी फील करूँगा कि हम उनको नहीं सुन पाए, लेकिन मैं डूंगरपुर से बैक कर रहा हूँ, आप लोगों को वापस बैक उदयपुर की ओर लाऊंगा। मैं पेशे से पत्रकार हूँ, लिखना मेरा काम है, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार ऐसा मौका आता है कि मुझे बोलना पड़ता है। मैं लिखना ही पसंद करता हूँ बोलने से ज़्यादा। यहाँ मौजूद हमारे मेयर साहब, मैं हमेशा मेयर साहब के लिए एक बात कहता हूँ, ओल्ड मैन इन एक्शन। तो जोरदार तालियां मेयर साहब के लिए कि एनर्जी के साथ क्या आदमी काम करते हैं। हमारे स्मार्ट सिटी के CEO प्रदीप जी, पारेख साहब और नगर निगम और UIT दोनों के अध्यक्ष रहे प्रवीण शिमाली जी। शिमाली जी के पास भी बहुत होगा बताने के लिए कि मैंने ये किया वो किया, लेकिन मेरा शिमाली जी से आग्रह है समय का थोड़ा रखिएगा, क्योंकि वो दोनों के रहे हैं, नगर निगम के भी रहे हैं और उसके भी रहे। मेरे पास नेक्स्ट सेशन में देखिए वो बैठे हुए हैं, सेशन का टाइम हो चुका है, फिर उसके बाद एक सेशन, फिर दूसरा दिन का CEO आएगा, फिर गुलाब जी भाई साहब आएंगे, तो मुझे तो कंक्लूड करना है एवरीथिंग। तो मैं शुरू करने से पहले एक बात कहता हूँ कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं होता हूँ कभी। मैं उस एजेंसी की कार्यप्रणाली को क्रिटिसाइज करता हूँ, किसी आदमी को क्रिटिसाइज नहीं करता। मैं आज उसी बात को यहाँ
इसलिए कह रहा हूँ कि मैं शायद कुछ ऐसे इश्यूज रेज करूँ तो उसके अंदर ये माने एजेंसी की वर्किंग को क्रिटिसिज्म हो रहा है, नॉट एन अ पर्सनल। मेरा एक सबसे पहले कहना है कि जो भी योजना हो वो फॉर कॉमन मैन हो। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, नगर निगम आपको जन्म प्रमाण पत्र सिर्फ 12 या 14 घंटे में मिल जाना चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र 12 घंटे में मिल जाना चाहिए, नहीं। तो बहुत छोटी छोटी जो सुविधाएं हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, वो बहुत जल्दी तुरंत होनी चाहिए। एक आम आदमी का समय नहीं खराब होना चाहिए। बड़ी योजनाएं, बड़ी बातें बहुत हो रही हैं, क्योंकि मुझे बहुत खुद को टाइम लिमिट को फॉलो करना है। नगर निगम और यूआईटी की जिम्मेदारी है शहर को बहुत बेहतर बनाने। ये दोनों एजेंसियां अगर मिलकर इस तरह का काम करें कि शहर और बेहतर बने, शहर और अच्छा बने और ट्रांसपेरेंसी लेवल पर काम हो, हर योजना हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी का लेवल बहुत हाई हो। देखिए डेमोक्रेसी के अंदर, इन द डेमोक्रेसी सबसे 100 करोड़ स्मार्ट सिटी में खर्च कर दिया गया, बहुत बड़ा अमाउंट है, इट्स वेरी गुड। लेकिन 800 कहाँ खर्च हुआ? बागौर की हवेली के अंदर इतनी खूबसूरत हवेली और उसके सामने पार्किंग खड़ी करने को तैयार हुआ। हमने बहुत खबरें लगाई कि वो पार्किंग हटाई जाए और फिर वहाँ से पार्किंग हटी, अब पार्किंग नहीं है वहाँ। तो हेरिटेज के साथ इंडिविजुअली किसी व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। हेरिटेज हम सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जिस शहर में ग्रोन अप ब्रॉट अप हुआ उस शहर का नाम उदयपुर नहीं जयपुर है। मेरा जयपुर शहर हेरिटेज सिटी डिक्लेयर हो गया। 200 साल का पुराना शहर, 300 साल का पुराना शहर और 500 लगभग 566 मतलब उदयपुर 200 साल पहले का शहर है जयपुर से। उदयपुर 200 साल पहले बना है, लेकिन उदयपुर आज तक हेरिटेज सिटी नहीं डिक्लेयर हुआ। जयपुर के पास जगदीश मंदिर जैसा एक भी मंदिर नहीं है। जयपुर के पास जगन्नाथ जी से एक भी मंदिर नहीं है। जगत में चले जाइए आप, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। आपका सहस्त्र बहु मंदिर जैसा जयपुर के पास कुछ भी नहीं है। तो जो हेरिटेज उदयपुर के पास है वो जयपुर के पास है ही नहीं। फिर भी यूनेस्को हेरिटेज सिटी डिक्लेयर करता है किसको? जयपुर को, उदयपुर को नहीं। दिस इज अ बिग क्वेश्चन, ये बड़ा प्रश्न है, क्यों नहीं उदयपुर? बहुत सारी डेवलपमेंट की बातें भी मुझे मेरा ही शॉर्ट टाइम करना है, तो मेरा कहना पब्लिक पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। जब वो इस पर काम कर रहे थे अपने हायर के प्रोजेक्ट पे, तो वो हमने कहा हायर को कर तो रहे हो लेकिन पब्लिक पार्टिसिपेशन मुझे मंच बताओ। तो हमने 2 डेज लॉन्ग 4 दिन का एक पूरा वर्कशॉप किया उनके साथ कि कैसा हायर बनना चाहिए। मैं आप यकीन मानिए अधिकारियों से जिसकी फाइलिंग की नोटिस मैंने बहुत पढ़ी, वो है रामनिवास मेहता। यकीन मानिए मैं आप कहो जिसको गवाह रख के कहता हूँ, मैंने रामनिवास मेहता को कभी देखा नहीं, ना मैंने कभी टेलीफोन पर बात की, लेकिन उसकी नोटिस में सब दर्द झलकता है कि वो टू चेंज दैट। जो अमरजोत नदी पर उसकी नोटिस है, जो अमरजोत की हत्या कर दी गई है, खत्म हो गया है वो, पानी का बहाव क्षेत्र बदल दिया गया है, फ्लाईओवर बना दिया गया है। बहुत सारी बातें मेरे पास तो एंडलेस थिंग से बात की गई है, लेकिन मुझे मेरा ही टाइम करके करना उस पर मेहता जी की जो मैंने नोटिस कर कौन दो। तो मैं एक बार चाहूँगा मिस्टर मेहता के लिए, वो यहाँ नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग तालियां बजाना चाहिए। देखिए आदमी चले जाता है, इसका इतिहास है। ये अपना काम बेखूबी से कर रहे हैं। मुझे जी की एक चीज़ और अच्छी लगी, इन्होंने एक बात में कहीं भी ये नहीं कहा मैंने किया कि मैं इनको नजर मिला हालांकि कि मैंने पहले ऐसा हो रहा था, इसको हमने कैरी किया, हमने इसको कैरी किया, हमने इसको ऐसा किया, तो वो लगातार उसके ऊपर वो मतलब उन्होंने काम किया। तो हम हमेशा गवर्नमेंट के अंदर, मेरे से पहले भी कोई पत्रिका कैरी था, उससे पहले भी कोई और था और मेरे बाद भी कोई और होगा, तो योजनाएं लगातार चलेंगी, कंटिन्यूस में चलेंगी, प्रोसेस में चलेंगी। हम अपने आप को उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कंट्रीब्यूट बेस्ट तरीके से करें। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे पूर्व सभापति महोदय आदरणीय रविंद्र जी श्रीमाली को। एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत कीजिए आदरणीय श्रीमाली। और जिनके माध्यम से आज मुझे भी यहाँ पर मौका मिला अपनी बात कहने का, पत्रकारिता के क्षेत्र में और ईमानदारी के साथ काम करना, तो जीवन मूल्यों के साथ काम करना, उदयपुर की जो पहचान है
उस पहचान और उसके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपनी कलम से सदैव उदयपुर गीत में लिखते रहना, इस बात की परवाह नहीं कि कौन नाराज हो जाएगा और कौन खुश हो जाएगा। ऐसे हमारे निर्भीक पत्रकार डॉक्टर संदीप जी पुरोहित जी, आदरणीय मानदाता सिंह जी साहब, सामाजिक न्याय विभाग के आप उपनिदेशक हैं, और जिन्होंने वास्तव में हमारे राजस्थान का, राजसमंद का, सारे राष्ट्र के अंदर गौरव बढ़ाया, जिन बच्चों के माध्यम बच्चों के जन्म होने पर 11 पौधे लगाना, उसका वृक्षा स्वरूप प्रदान करना, और पर्यावरण के क्षेत्र में आपकी इन्हीं विशेषताओं के कारण राष्ट्रपति महोदय ने आपको पद्मश्री से सम्मानित किया। ऐसे हमारे बीच विराजित पिपलांचल के पूर्व सरपंच आदरणीय श्याम सुंदर जी पालीवाल जी, और जिन्होंने वास्तव में अधिकारी बहुत आते हैं शहर के अंदर, पिछले 30 वर्ष 35 वर्ष से मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे आते हैं जो समझते हैं उदयपुर मेरा, और मैं जिस दायित्व के साथ में अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करने के प्रारंभ कर रहा हूँ वो पूर्ण ईमानदारी के साथ अच्छा काम कर सकूँ। आज मुझे इस बात को कहने में गर्व का अनुभव हो रहा है कि स्मार्ट सिटी भारत में द्वितीय स्थान उदयपुर को मिला है, उसके अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले आदरणीय प्रदीप जी सांगावत साहब, स्मार्ट सिटी के आप एसीओ हैं, परम आदरणीय नगर निगम के आयुक्त, हमारे बंधु और बहन अधिकारी और एनजीओ के सभी सम्मानित बंधुओं, अब उन कैंडिडेट हैं जिन्होंने भारत में ही नहीं अपितु विश्व में भी राजस्थान का, डूंगरपुर का और भारत का गौरव बढ़ाया, और जिन्होंने वास्तव में स्वच्छता के एम्बेसडर बनकर जो काम किया और विभिन्न देशों में जाकर जिस प्रकार से अपनी कार्यशैली से उनको लाभ दिलाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय डूंगरपुर के पूर्व सभापति और वर्तमान में जन जन के प्रिय आदरणीय के गुप्ता जी। बंधु और बहनों, समय बहुत कम है, केवल 3-4 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। जिस शहर की पहचान यहाँ की झीलों से, जिसकी पहचान इसके पहाड़ों से, जिसकी पहचान इसके प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य से है, क्या हम सब जनप्रतिनिधि और यहाँ की जनता इसके साथ में न्याय कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, ये चिंतन और मनन की आवश्यकता है। और इसलिए आदरणीय पुरोहित जी ने और विभाग ने मिलकर एक समाज स्थापित करने का प्रयास किया, जिसके अंदर विभिन्न सत्रों के अंदर विभिन्न विषयों पर जो चिंतन मनन हुआ है, यह उदयपुर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। आदरणीय पुरोहित साहब जी बता रहे थे, पुरोहित साहब कह रहे थे कि रामनिवासी मैदान ने जिस प्रकार से सुंदर कार्य किया, आज उनको याद किया जाता है। मेरा भी सौभाग्य रहा कि 2 वर्ष तक नगर विकास प्रन्यास में मैं अध्यक्ष था और वह हमारे सेक्रेटरी महोदय थे। हमने केवल और केवल यह ध्यान में रखकर जिस उदयपुर को प्रकृति ने इतनी सुंदरता प्रदान की है, हम अपने कार्यों से इसके वैभव को किस प्रकार ठीक कर सकें। आज आदरणीय महापौर साहब का मैं बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा कि वर्षों जो समस्या थी ठोस कचरा निस्तारण की, आज उस समस्या का समाधान हो गया है। सिटी बसों का जो संचालन 2006 में होता था वह पुनः चालू हो गया है। और एक विशेष तौर से निवेदन करना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी का जो हेरिटेज का जो काम हुआ है, बहुत सुंदर काम हुआ है और काम भी बहुत सुंदर हुए हैं। लेकिन मैं आदरणीय सांगावत जी से और जिला कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करना चाहूँगा, आदरणीय महापौर साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि जितने सुंदर काम हमारे अभी स्मार्ट सिटी के अंदर के वार्ड, शहर के अंदरूनी वार्डों में हुए हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल मिस्टेक, कुछ कमियां अभी भी हैं। हम साथ में बैठकर उसका निस्तारण किस प्रकार हो और जिस प्रकार की सकारात्मक सोच आदरणीय सांगावत साहब की, आदरणीय कलेक्टर साहब की है, आदरणीय हमारे भारत साहब की है, टाक साहब की है, हम यही चाहेंगे। हम लिखित में इनको जानकारी प्रदान करेंगे। और एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, सभी वार्डों के अंदर जितने पार्षद हैं, बहन हैं, उनके सब साथ में बैठकर हम एक एक वार्ड के अंदर उस समस्याओं के बारे में व्यवहारिक कटाई किया है और समय रहते उसका निदान कर लें, तो वास्तव में जिस नगर नियोजन की बात जो करते हैं, जो शहरी विकास की जो बात करते हैं, उसके अंदर आपस में समाज के माध्यम से, आपके इस आयोजन के माध्यम से हम बहुत कुछ इस शहर को दे सकेंगे। पर्यावरण से मैं निवेदन करना चाहूँगा, मैं आदरणीय
पुरोहित साहब का बहुत आभार करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से शहर के अंदर गिरवा की जो पहाड़ियाँ उसकी एक पहचान है। आज मुझे बहुत शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, यहाँ के कुछ अधिकारियों ने मिलीभगत कराकर यहाँ की पहाड़ी को काटने का धंधा किया और जो हरकीबा को नष्ट करने का काम किया। नियम विरुद्ध जाकर जिन्होंने जिस काम का कृत्य किया है तो अच्छे लोगों को याद भी किया जाता है और जो नियमों के विरुद्ध कार्य करते हैं और केवल अपनी जेबें भरने का काम करते हैं उनको भी लोग याद करते हैं। एक बार पुनः मैं राजस्थान पत्रिका का और हमारे सभी बंधुओं का आभार करना चाहूँगा। और नगर निगम के अंदर जितनी सरकार की कल्याणकारी योजना है उन कल्याणकारी योजना के बारे में निवेदन करना चाहूँगा सभी पार्षदों को और एक एक वार्ड के अंदर एक कैंप लगाकर उन योजनाओं का लाभ शहरवासियों को मिले ताकि वास्तव में सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जितनी भी योजना है हम सभी लाभान्वित हो सकें। शहर का एक सौभाग्य हमारा, लास्ट बात कह रहा हूँ बस, शहर का सौभाग्य है। आपने राजस्थान के अंदर देखा होगा बहुत सारी नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिका है, वे केवल अपना 3 काम करती हैं, सफाई, बिजली और सड़क निर्माण या निर्माण का कार्य। लेकिन हम सबका सौभाग्य छठा बोर्ड और छठे बोर्ड के हमारे यशस्वी काग साहब जिनके आने से कई समस्याओं का समाधान हुआ है। इन रूटीन कार्यों के अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल कूद सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से प्रत्येक क्षेत्र के अंदर एक नई प्रेरणा देने, योगदान देने और मार्गदर्शन देने वाले आदरणीय कटेरा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और स्मार्ट सिटी के इस कार्य के अंदर भी शहरवासियों को साथ में लेकर हस्ताक्षर अभियान लेकर हाथ में जिस प्रकार स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलवाया, मैं आदरणीय कटेरा साहब का और शहर की जनता का बहुत आभार करना चाहता हूँ। भारत माता की। सम्मानित मंच एवं सामने विराजमान सम्मानित भाई और बहनों, मेरे कोई भी जो है वो बातचीत नहीं करनी है। आज सिर्फ डॉक्टर पुरोहित जी ने एक बात की, इससे मुझे लगता है कि ये जो कार्यक्रम आपने रखा है, संवाद का जो कार्यक्रम रखा है और जो आपने कुछ डायरेक्शंस दिए, मेरे को ऐसा लगता है कि उनको अलग से बैठ करके आप लोग हम लोगों को बुला करके और भी जो संबंधित लोग उनको बुला के कुछ बातचीत करेंगे प्रोजेक्ट वाइज, तो बहुत बड़ा लाभ होगा। यही बात करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपने इतना समय दिया और आप लोगों ने जो ये कार्यक्रम किया उसके लिए मैं नगर निगम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। आज के सत्र में दोनों ही नगर निगम और स्मार्ट सिटी दोनों ही विभागों का अपना प्रस्तुतिकरण हो चुका है और चूंकि ये संवाद है, संस्था आई हुई है, तो समय की सीमितता को देखते हुए मैं संस्थाओं से भी निवेदन करूँगा कि बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखें। क्षेत्र में जो हिस्से आते हैं पेरा फेरी के, वहाँ पे सफाई की गाड़ियाँ नहीं पहुँच रही हैं। पहले भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन यूआईटी कहती है निगम करेगी और निगम करेगा। निगम का कहना ये है कि यूआईटी जो है वो अपने स्तर पे गाड़ियाँ भेजेंगी या जो भी है, तो उसका एक समाधान जरूर निकालिए। धन्यवाद इस संवाद आयोजन के लिए। मैं एक सुझाव देना चाहूँगा खासतौर से नगर निगम को। हम बाल सुरक्षा नेटवर्क की सारी संस्थाएं, काफ़ी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम चाह रहे हैं कि क्या हम उदयपुर को बाल श्रम मुक्त और बाल भिक्षावृत्ति मुक्त बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, इसका भी निर्णय यहाँ पर हो। और बाल सुरक्षा नेटवर्क की सारी संस्थाएं तैयार हैं, विभाग, एजेंसी, चाइल्ड लाइन यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कम से कम किसी भी चौराहे पर या पर्यटन स्थल पर बाल भिक्षा करते हुए बच्चा न पाया जाए। और उदयपुर की सारे होटल एसोसिएशन ये तय करें कि आज के बाद में 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को वो वहाँ पर नियोजित नहीं करेंगे। थैंक यू। उन्मूलन अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अंतर्गत अभी वर्तमान में जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय ले लिया गया है और उसके अंतर्गत सर्वे कार्य जो है संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। नगर निगम उसमें जो है मेन एजेंसी के रूप में उभर करके आई है, लेकिन इसमें पुलिस विभाग की सर मैं निवेदन करना चाहता हूँ मंचासीन अतिथियों से कि बिना पुलिस विभाग की सहायता के अपन इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। कलेक्टर साहब से भी इस संबंध में चर्चा हुई थी, तो उन्होंने ये भी कहा था कि पुलिस विभाग का भी पूरा समर्थन लेंगे। अभी 30 अप्रैल तक सर्वे कार्य, चिन्हीकरण कार्य किया जा रहा है भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के संबंध में, और जैसे ये सर्वे कार्य पूर्ण होगा आगे का रेस्क्यू अभियान अपन चलाया जाएगा, जिसमें निश्चित रूप से नगर निगम, उदयपुर पुलिस प्रशासन, सामाजिक संस्थाएं जितनी भी हैं, प्लस बाल कल्याण समिति के सहयोग से ये कार्य संपादित किया जाएगा। केवल 2 बिंदु हैं। स्मार्ट सिटी की बहुत ज़बरदस्त बात हो रही है यहाँ पे, और के गुप्ता साहब ने अपना पहले भी यहाँ पे उद्बोधन दिया। आप जो भी कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे ग्रीन स्पेस और ब्लू स्पेस को किसी भी तरह से संरक्षित करने की बात नजर नहीं आई। स्मार्ट सिटी में पर्यावरण की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े यहाँ पे पुलिया बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं, लेकिन 100-100 साल के पेड़
ट्रांसप्लांट नहीं किए जा रहे हैं। तो यूआईटी को या स्मार्ट सिटी को या जो भी नगर निगम है उनको ट्रांसप्लांटेशन की बात करनी चाहिए और वो ऐसा जो बड़े हैं उनको लेने चाहिए। दूसरा, जैसा बताया कि झीलें हैं, झीलें यहाँ की धरोहर है। अगर झीलों में केवल हमें ह्यूमंस को देखना है, क्योंकि कल भी ये बात उठी थी कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है। एक विभाग कहता है ये मेरे उसमें क्षेत्र में नहीं है और वो अपनी बात टाल देते हैं। आज भी यही बात हो रही है कि हम जब बात कर रहे हैं किसी भी झील को लेके, आप झील की तो बात कर रहे हो, पर्यटन की बात कर रहे हो, उसमें तमाम तरह के वो चला रहे हो, लेकिन क्या कभी सोचा है कि यहाँ कभी ऊद बिलाव हुआ करते थे या तरह तरह की जैव विविधता होती थी? क्या आज वो है? नहीं है। आप पर्यटन को वो दीजिए, चाहे स्मार्ट सिटी को लीजिए, लेकिन जब तक हमारी धरोहर ये नहीं बन पाएगी, क्योंकि जब महाराणा प्रताप की भी जिक्र होता है उसमें भी जैव विविधता का जिक्र होता है, तो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आप उसमें करिए और ट्रांसप्लांटेशन की ये नियति भी आप लीजिए ताकि वो दरख्त कटे नहीं और उस पर रहने वाली थ्रेटेंड स्पीशीज, क्योंकि गुप्ता साहब ने जो बताया है मैं देख चुका हूँ वहाँ की हालत डूंगरपुर में, माफ कीजिएगा लेकिन वहाँ पे ऐसे ऐसे वृक्ष कटे गए हैं और जिस जगह की उन्होंने बात की है आज वहाँ पे कोई अंतर्राष्ट्रीय वो नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे हालत ऐसी हो गई कि अब बर्ड फेयर वहाँ नहीं बनता है। धन्यवाद। ड्रिंकिंग वाटर उसका पानी आप सब लोग रोज पीते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इशू है बोथ लेक्स पिछोला एंड फतेह सागर और ड्रिंकिंग वाटर लेक, उसका टीडीएस कितना है और कैसा होना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। उदयपुर में पर्यटक पिछोला और सुखाड़िया सर्कल फतेह सागर जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे हिरणमंगीय क्षेत्र पूरा जो उपनगरी कहलाता है, उधर कोई पर्यटक की अच्छी जगह घूमने की नहीं है। तो लाल मंगरी कच्ची बस्ती में बहुत सारी जमीन हमारे रविंद्र जी भाई साहब जानते हैं, तो बहुत बड़ी जमीन पड़ी हुई है वहाँ पे। ऐसा कोई पार्क बना है शानदार, तो उपनगरीय पूरा तीतड़ी और पूरा ग्रामीण क्षेत्र वहाँ सामने। ऐसा नहीं है कि आप कई बार लगता है ना अपने को अपने खाली आप एक बार बगीचा वाले रोड देखें कि पहले आप मैं भी इसी शहर में बड़ा हुआ हूँ, वहाँ उसमें किस प्रकार से प्लांट हुआ करते थे, बड़ा अच्छा पूरा प्रोमिनेंट हमने एंट्री से गुवाहाटी में जो किया उसको कैरी करते थे, काफ़ी बड़ा ग्रीन बेल्ट पूरा अहमदाबाद रोड पे अपने एंट्री हमने किया है। सेम आप देखें हिरणमंगरी रोड पे भी हमने पूरे बेल्ट ग्रीन जी के बैच जरूर के जो आज 12-12 फीट के 10 फीट के पेड़ लगाए, बड़े होने में 1-2 साल का समय तो उनको लगेगा। तो ऐसा नहीं है। ओल्ड सिटी मेरा एक निवेदन 2 मिनट से बोलना आपका, ओल्ड सिटी में जहाँ तक बात आपकी आई, ओल्ड सिटी में जो बेसिक काम है सीवरेज का, अंडरग्राउंड केबलिंग का, अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई का, आपके स्टॉक को खत्म करना है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ओल्ड सिटी में हमने तो, और बेसिकली मेरे से पूछो तो इतना स्पेस कंस्ट्रेंट है कि वहाँ अपन कोई बहुत बड़ा कोई प्लांटेशन का बेल्ट में आज ट्रैफिक को ठीक कर पाऊँ, वही चैलेंज है मेरे लिए कि उस रोड को जो आज 9 फीट है उसको मैं 13 फीट करने का प्रयास कर रहा हूँ। और तो वो खबर कितने स्पीड में है। एक बात चली थी माशला मगरा वाले की, तो हमने माणिकलाल वर्मा बात को स्मार्ट सिटी से डेवलप करने का पूरा प्रयास किया था, टेंडर वगैरह भी सारे हमने कर लिए थे। कुछ मार्गदर्शन फॉरेस्ट को लेके है तो फॉरेस्ट उसको टेकअप कर रहा है, स्मार्ट सिटी ने पूरा प्रोजेक्ट बना के फॉरेस्ट को दे दिया है, फॉरेस्ट उसको माशला वगैरह को टेकअप कर रहा है। मैं माणिकलाल वर्मा से उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने आ जाता है। वहाँ एक वैशाली अपार्टमेंट बना हुआ और 2 प्लॉट बिल्कुल खाली पड़े हुए, और उस प्लॉट के कौन मालिक है उसका भी कुछ पता नहीं रहता, और वो इतने जंगल की तरह बन गए कि वहाँ रहने वाले लोगों का जीना हराम हो गया। कोविड के टाइम पे आप ये देखिए, जब गाड़ियाँ आती थी तो वो कचरा भी नहीं डालते थे, और वो कचरा सारा कचरा उसमें रोड में कर देते। मैंने कई बार नगर निगम में और इसकी शिकायत करी तो उन्होंने यही कहा फोटो खींच के भेज दो, 50 बार फोटो खींच के भेज दी, लेकिन आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि इस तरह से एक निरीक्षण दल का गठन किया जाए और वो समय समय पर आकर के उस तरह से देखा जाए कि कौन से प्लॉट खाली पड़े और उन प्लॉट की क्या दशा है। दूसरा, जो कंस्ट्रक्शन मकान बनाने वाले करते रहते हैं, कई दिनों तक वो रास्ते ही जाम कर देते, तो जहां हम एक बार एक छोर से निकल जाते हैं दूसरे छोर में आने के लिए हमें वापस घर की तरफ जाना होता है और रिवर्स में लेकर के और फिर इस तरह से आता है। तो इस तरह, और जो पार्षद वहाँ के होते वो पार्षद बिल्कुल जब हम उनको वोट लेने होते हैं उस समय वो हमें नजर आते, उसके बाद में कभी उनकी शक्ल भी नजर नहीं आती, कार्यकाल खत्म हो जाता है और फिर दूसरे पार्षद आते और फिर हम उनसे रूबरू होते। पत्रिका ने कई बार इस मुद्दे को उठाया कि खाली प्लॉट का कुछ सफाई किया जाए। हम लोग आए दिन उसकी सफाई करते रहते, हम शिकायत करते रहते, लेकिन इसका निराकरण नहीं हो पाता। मैं चाहती हूँ या तो उन प्लॉट्स का वो खत्म कर दिया जाए और कौन मकान बने के उसका भी ध्यान दिया जाए। वहाँ पर निर्माण या इस तरह का नहीं होता है तो वो नगर निगम अपने कब्जे में ले लेते हैं या यूआईटी जो भी है। मुझे एक बार ये जानकारी चाहिए सभी को कि ना क्या रूल क्या है
खाली प्लॉट पे किसी नगर निगम या यूआईटी जिसका भी अधिकार ठीक है मैडम, वो भी चर्चा होगी। राजसमंद जिला है और पिपलांत्री ग्राम पंचायत है। आप वहाँ के सरपंच रह चुके हैं और पंचायत राज का तो सबसे एक बार आपकी तरफ से भी तालियों से स्वागत कीजिए। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।